गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और मैं आप सभी को यहाँ पर बताना चाहूँगा हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी की लेटेस्ट जो 7th एडिशन है, किसकी, एम लक्ष्मीकांत सर की, उसे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिटेल में कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी 1 to 22 चैप्टर हम लोग देख चुके हैं। करेंटली हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है 23 चैप्टर, जिसका टाइटल है पार्लियामेंट। इस चैप्टर्स जो है ये आपका सबसे बड़ा चैप्टर्स होने वाला है यूनियन लेजिस्लेचर्स का। और ये चैप्टर्स के लिए ऑलरेडी हम 5 to 6 लेक्चर्स जो है कंडक्ट कर चुके हैं, जो जिसकी कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। आप रेफ़र कर सकते हैं, प्लेलिस्ट मिलेगी आपको इसी चैनल पे। ऑलराइट, कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की इस तरीके से। करंटली हम जिस टॉपिक्स पे पहुँचे हैं चैप्टर नंबर 23 पार्लियामेंट के, वो है चैप्टर का टॉपिक हमारा स्टेजेस इन इनेक्टमेंट। कभी बजट चल रहा है, बजट को किस तरीके से इनेक्ट किया जाता है। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में देखा था हाउ द बजट इज़ प्रेजेंटेड, देन जनरल डिस्कशन टुक प्लेसेस, देन स्क्रूटिनाइज बाय द डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमेटी। और 4th नंबर पे हम लोग थे वोटिंग ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट। किस तरीके से डिमांड फॉर ग्रांट के लिए अलग अलग टाइप की वोटिंग प्रेजेंट की जाती है। इसके अंदर 3 टाइप की मोशंस होती है जो हमने देखी थी लास्ट लेक्चर्स के अंदर। फर्स्ट आता है पॉलिसी कट मोशन। इसके अंदर क्या होता है कि भाई पूरी पॉलिसी अच्छी नहीं लगी अपोजिशंस को, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, ये मोशन लेके आ सकते हैं पॉलिसी कट मोशन, और पूरी पॉलिसी का अमाउंट 0 डिक्लेयर कर सकते हैं या 1 रुपीज़ डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था इकोनॉमिक कट मोशन कि भाई पॉलिसी तो ठीक है, पर पॉलिसी में जितने पैसे दिए वो ठीक नहीं है, तो पॉलिसी के पैसों को रिड्यूस किया जा सकता है, उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक कट मोशन। और लास्ट मोशन हमने देखी थी within the voting of the demand for grant, and that was token cut motion। राइट, ये हम देख रहे हैं। तो देखिए टोकन कट मोशन क्या होता है कि टोकन कट मोशन जो है कुछ स्पेसिफिक ग्रीवांसेस के लिए लाई जाती है विद इन द स्फीयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्या बात करती है कि द अमाउंट ऑफ द डिमांड बी रिड्यूस बाय 100, भाई 100 रुपीज़ जो है वो रिड्यूस किया जाएगा अमाउंट का, जिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए टोकन कट मोशन लाई गई है। कि किस टाइप, अगर कोई भी ऐसी टोकन कट मोशन लाई जाती है तो उसको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। ये टोकन कट मोशन लाई जाती है कब, जब भी लाई जाएगी तो कुछ सर्टेन कंडीशन है वो सेटिस्फाई करनी होती है। क्या होती है वो कंडीशन, तो देखिए सबसे पहला जो भी लाई जाएगी ये मोशन, तो वो रिलेटेड होनी चाहिए वन डिमांड ओनली, एक स्पेसिफिक डिमांड को ही के रिलेटेड ही होनी चाहिए वो। इसके अलावा इट शुड बी क्लियरली एक्सप्रेस एंड शुड नॉट कंटेन द आर्ग्यूमेंट और द डिफामेटरी या स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। इसके अलावा इट शुड बी कन्फाइंड टू द वन स्पेसिफिक मैटर के रिगार्डिंग होनी चाहिए। तो फर्स्ट वाली थी हमने देखी। एंड इट शुड नॉट मेक द सजेशन फॉर द अमेंडमेंट और द रिपील ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉज, ये चीज़ें भी होनी चाहिए। एंड इट शुड नॉट रिफर्स टू अ मैटर दैट इज़ नॉट प्राइमरीली द कंसर्न ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। एंड इट शुड नॉट रिलेटेड टू द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इट शुड नॉट रिलेट टू द मैटर दैट इज अंडर द एडजुडिकेशंस बाय अ कोर्ट। एंड अगेन इट शुड नॉट रेज द क्वेश्चंस ऑफ द प्रिविलेजेस। तो ये कुछ कंडीशन है दैट मस्ट बी सेटिस्फाई व्हाइल द टोकन कट मोशन हैज़ बीन इनिशिएटेड इनटू द पार्लियामेंट इन द 4th स्टेजेस हो गया ऑन द वोटिंग और डिमांड फॉर द ग्राउंड। ऑलराइट, तो ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखी जाती है जब टोकन कट मोशन जो है वो इंट्रोड्यूस की जाती है। ऑलराइट गाइस, मुझे बहुत ही हैवी कोल्ड हो रहा है, तो इसके कारण मेरी आवाज़ थोड़ी सी क्या हो रही होगी, आपको चेंज लग रही होगी, तो प्लीज़ डोंट माइंड। चलते हम लोग बढ़ते आगे इसी लेक्चर्स को। देखिए इसके अलावा अगर कुछ बात करें, जब भी ये वोटिंग और डिमांड करके जो अलग अलग टाइप की मोशन इंट्रोड्यूस की जाती है, तो ये क्या है, द सिग्निफिकेंस ऑफ अ कट मोशन लाइज हो गया इन द, किस लिए, क्या सिग्निफिकेंस क्या होता है ये सारी अलग अलग टाइप की टोकन कट, पॉलिसी कट, इकोनॉमिक कट मोशन का। तो इनका सिग्निफिकेंस यही होता है कि फैसिलिटेटिंग द initiations of the concentrated discussion on a specific demand for the grant. Second, upholding the principle of the responsible government by the providing the activities of the government। भाई अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की सेट करने के लिए कि भाई आप ये जो खर्चा कर रहे हो, जिससे लेट से अगर इकोनॉमिक कट मोशन आई तो अपोजिशंस को लग रहा है, लेजिस्लेचर को लग रहा है, बोले नहीं ये जो मोशन है इसमें पैसे ज़्यादा दिए गए, तो उसके रिगार्डिंग उसको कट करके क्या किया जा सकता है, अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है गवर्नमेंट। पॉलिसी कट मोशन भाई ऐसा लगता है लेजिस्लेचर को कि एग्जीक्यूटिव जो पॉलिसी लेके आया बजट के थ्रू वही क्या सही रही है, तो पॉलिसी कट मोशन के थ्रू उसको अनअवॉइड करार दिया गया, तो अगेन अकाउंटेबिलिटी सेट कर। तो कुछ इस तरीके से क्या अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, ये मोशन जो है वेरियस कट मोशंस का रेगुलेशन होता है। बट इन एक्चुअल रियलिटी क्या होता है, इनका ज़्यादा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। क्यों ऐसा, क्योंकि ये मोशन पास नहीं हो पाती, अपोजिशन लेके आए, तो क्यों ऐसा,
क्योंकि सारी सिंपल मेजोरिटी से पास होती है, और सिंपल मेजोरिटी किसके पास होती है, एग्जीक्यूटिव के पास होती है, इसीलिए तो गवर्नमेंट फॉर्म करके बैठे हैं, राइट। तो इसीलिए चीज़ों का क्या बहुत ज़्यादा एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट हाँ, यस, इन बुक हम पढ़ सकते हैं कि भाई एक अकाउंटेबिलिटी सेट करती है, एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट बनाती है, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए हेल्प करती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। और एंड में क्या किया जाता है भाई, सारे कुछ मोशंस के ऊपर, कुछ प्रिविलेजेस के ऊपर, ग्रांट के ऊपर डिबेट डिस्कशन हुई, बाकी की कुछ बची तो सारी ग्रांटों को क्या किया जा सकता है, एक साथ क्लब कर देते प्रिजाइडिंग ऑफिसर। फिर लास्ट में क्या करते हैं, कुछ पे डिस्कशन भले बाकी हो, एक साथ करके क्या है, गिलिटिन मोशन जो है उसके थ्रू सारे जो डिमांड है, वोट है, वोट ऑफ डिमांड है, वो सारी क्या की जाती है, एक साथ डिस्पोज कर दी जाती है। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं गिलिटिन मोशन में। तो गिलिटिन मोशन लाके क्या किया जाता है, जितनी भी रिमेनिंग ग्रांट है, सारी डिमांड फॉर द ग्रांट है, वो सबको एक साथ पास कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ गिलिटिन मोशन। ऑलराइट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में आपको मिल जाएंगे। ऑलराइट, देन बात करें पासिंग ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल। तो अप्रोप्रिएशन बिल की पासिंग की प्रोसेस क्या होती है, तो देखिए पहली तो चीज़ है अप्रोप्रिएशन बिल होता क्या है। तो देखिए ऑब्वियसली बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या है, फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो फंड विड्रॉ करने के लिए बिल पास कराना होता है, जिसे बोला जाता है अप्रोप्रिएशन बिल। होता क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑफिशियल बैंक अकाउंट हम बोल सकते हैं इसको, जो कि आर्टिकल 266 के अंदर आता है। इसमें से कोई भी मतलब विड्रॉ करनी है बजट के एक्सपेंडिचर के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं वोट ऑन अकाउंट, जो हम आगे देखेंगे, यानी कि जो 2 मंथ रहते हैं, 1 फरवरी से लेकर 31 अप्रैल तक का जो 2 मंथ का ड्यूरेशन होता है, उसमें खर्चा कैसे किया जाएगा। तो उसके लिए अप्रोप्रिएशन बिल जो है उसके प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि भाई द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द नो मनी शेल बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर द अप्रोप्रिएशन मेड बाय अ लॉ। भाई इसके अकॉर्डिंग ही क्या है, एक भी रुपया अगर निकालना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में तो अप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू ही निकालना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, आफ्टर द डिमांड फॉर द ग्रांट आर द वोटेड ऑन ए पास बाय द लोकसभा एंड अप्रोप्रिएशन बिल इज इंट्रोड्यूस टू provide for the appropriation out of the consolidated fund of India of all the money required to meet भाई डिमांड फॉर द ग्रांट पास हो गए सबके लिए, डन। उसके बाद आता है अप्रोप्रिएशन बिल, जो क्या करता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसे निकालने के लिए पास कराया जाता है। किस किस चीज़ों के एक्सपेंडिचर के लिए पास किया जाता है बिल, कि भाई पैसे चाहिए, किन किन एक्सपेंडिचर के लिए पैसे चाहिए। द ग्रांट वोटेड बाय द लोकसभा, द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसके लिए क्या है, अप्रोप्रिएशन बिल पास कराना होता है। और एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर से मनी निकाली जाती है, वही मेजर खर्चा होता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, क्योंकि मोर और लेस ज़्यादातर खर्चे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जाते भी इसी में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, और आते भी जमा भी इसी में ही होते हैं, देखेंगे हम लोग आगे। एंड एक चीज़ याद रखना, नो सच अमेंडमेंट कैन बी प्रपोज टू द अप्रोप्रिएशन बिल इन अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट दैट विल हैव द इफेक्ट ऑफ द वेराइंग द अमाउंट और द अल्टरिंग द डेस्टिनेशंस ऑफ एनी ग्रांट वोटेड और ऑफ वेराइंग द अमाउंट ऑफ द एनी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भाई कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं होगा, जो कि डिमांड फॉर द ग्रांट में ऑलरेडी अमेंडमेंट हो चुके, तो अप्रोप्रिएशन बिल के अंदर जो है वो कोई भी ऐसे चेंजेस करने हो तो उसमें ऐसा कोई अमेंडमेंट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें क्या है, डिमांड फॉर ग्रांट में फिक्स कर दी गई है, तो उसमें फिर ऊपर नीचे नहीं होगी चीज़ें, अमाउंट में कमती ज़्यादा नहीं होने वाली है। जब ये अप्रोप्रिएशन बिल पास करा दिया था तो ये अप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाता है, डन। और पास करा देना यानी वही लोकसभा, राज्यसभा, देन प्रेसिडेंट के साइन, और ये बनने के बाद क्या, पेमेंट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विड्रॉ कर ली जाती है जैसे ये बिल पास होता है। इसका मतलब द गवर्नमेंट कैन नॉट विड्रॉ द मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टिल द इलेक्टमेंट ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल। बहुत जरूरी है, इसके बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसे नहीं निकाल सकती है, डन। इसके अलावा दिस टेक द टाइम एंड यूजुअली गोज टिल द एंड ऑफ द अप्रैल। भाई इसमें थोड़ा टाइम लगता है, करते करते क्या आ जाता है, लगभग अप्रैल का एंड आ जाता है। फरवरी 1 से चालू होती है चीज़ें, यहाँ से स्टार्टिंग होती है फरवरी 1 से, और अप्रैल एंड यानी 2 मंथ के समथिंग कुछ लग जाता है ये पास पूरा होने में, ऑलराइट। इसके अलावा अगर बात करें, टू ओवरकम दिस फंक्शनल डिफिकल्टी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑथराइज द लोकसभा टू मेक द एनी ग्रांट इन द एडवांस इन रिस्पेक्ट टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर दैट। 2 महीने जैसा टाइम ड्यूरेशन रखता, तो 2 महीने करती क्या है गवर्नमेंट के पास, रिवेन्यू आता कहाँ से, एक्सपेंडिचर चलते कैसे रिवेन्यू के, नॉर्मल जो फंक्शनल वर्क होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो उसके लिए क्या होता है, एक और प्रोविज़न है जिसको बोला जाता है वोट ऑफ अकाउंट, या वोट ऑन अकाउंट भी बोला जाता है। वोट ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है कि भाई देखो 1 फरवरी को बजट क्या है,
स्टार्ट होता है प्रोड्यूस करना, यानी कि इंट्रोड्यूस करना चालू होता है। और ये अप्रोप्रिएशन बिल जो है वो पास होते होते 31 अप्रैल आ जाता है, यानी फेब्रुवरी पूरा वक्त और अप्रैल पूरा वक्त, 2 मंथ। तो ये 2 मंथ तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैसे कहाँ से लाएगी खर्चा करने के लिए, तो उसके लिए एक और बिल पास किया जाता है जिसको वोटर अकाउंट बोला जाता है। ये वोटर अकाउंट क्या किया था, पास किया जाता है जनरली, जनरल डिस्कशन जैसे ही पूरा होता है वैसे ही ये वोटर अकाउंट जो है वो क्या किया जाता है, पास कर दिया जाता है, ताकि ये 2 महीने तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या हो, जनरली कामकाज चल जाए। और ये 2 मंथ के अंदर जनरली इसका जो अमाउंट होता है वोटर अकाउंट का 1/6 रखा जाता है ऑफ द टोटल एस्टीमेट। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का एस्टिमेट ही होता है बजट। और इसमें जो वोटर अकाउंट के अंदर जो 2 मंथ के एक्सपेंडिचर, फरवरी से लेकर फरवरी और मार्च का जो एक्सपेंडिचर चलता है उसमें अराउंड कितना होता है, ये अमाउंट 1/6 होता है ऑफ द टोटल एस्टिमेट। ये याद रखना है, फैक्चुअल डिटेल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करें इलेक्शन, जब कोई इलेक्शन ईयर होता है तो वोटर अकाउंट जो है ना वो जनरली 3 to 5 मंथ का भी हो जाता है, क्योंकि पता नहीं है कौन सी क्या गवर्नमेंट आने वाली है। गवर्नमेंट आ भी जाएगी, इलेक्शन हो भी जाएंगे, उसके बाद भी थोड़ा टाइम पीरियड लगता है ना ओथ लेने में, अफर्मेशन लेने में, पार्लियामेंट की सिटिंग होने में। इसीलिए तब क्या होता है 3 से 5 मंथ का ड्यूरेशन हो जाता है वोटर अकाउंट का। और 2070 ऑनवर्ड्स हमें पता है द बजट सेशन जो है उसको 31 जनवरी एंड द यूनियन बजट जो है उसको 31 जनवरी की जगह, फरवरी के एंड मंथ की जगह 1 फरवरी से इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिससे क्या है वोटर अकाउंट जो है उसको प्रॉपर मैनेज किया जाता है, एडजस्ट हो जाती है चीज़ें। क्लियर। और कई बार क्या होती है जो अपकमिंग गवर्नमेंट होती है, जैसे कि हमने देखा 2024 के अंदर इलेक्शन थे, तो जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, इंतरिम बजट पास किया। इंतरिम बजट क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट जाने वाली है, यानी जनरल इलेक्शन होने वाले, तो पूरे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का बजट ये प्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि पता नहीं नेक्स्ट गवर्नमेंट ये हो या ना हो। इसीलिए जो आउट गोइंग गवर्नमेंट है वो इंतरिम बजट प्रेजेंट करती है कुछ महीनों के लिए, फिर जैसे ही इलेक्ट होकर वापस से आ जाती है, न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है, फिर वो क्या करती है फुल फ्लेज बजट जो है वो अपने वापस से इंट्रोड्यूस करती है, जैसा कि हमने रिसेंटली भी देखा। और राइट, तो ये होता है पासिंग ऑफ द अप्रोप्रिएशन अमाउंट। फिर लास्ट जो हमारा बजट का क्या होता है, इनेक्टमेंट का प्रोसीजर होता है, उसमें आता है पासिंग ऑफ द फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल क्या होता है, ये विड्रॉ करने के लिए और ये खर्चा करने के लिए फाइनेंशियल बिल होता है जनरली। फाइनेंशियल बिल के अंदर क्या होता है, द फाइनेंशियल बिल का मतलब हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मनी बिल, फाइनेंस बिल, लास्ट लेक्चर आप रेफर कर सकते हैं अगर मनी और फाइनेंस बिल के अंदर समझना हो आपको। फाइनेंस बिल भी अलग अलग 2 टाइप के होते हैं, पार्ट टाइप 1 टाइप 2 क्या होते हैं वो भी आपको लास्ट लेक्चर में देखने को मिल जाएगा। अगर कन्फ्यूजन है तो आप रेफर कर सकते हैं। तो फाइनेंस बिल का मतलब होता है ऐसा बिल जो ऑर्डिनरी इंट्रोड्यूस किया जाता है इन ईच ईयर टू गिव द इफेक्ट टू द फाइनेंशियल प्रपोजल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स। में क्या क्या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होने वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो उसके लिए बिल जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। और ये इंक्लूड करता है बिल अगर टू गिव द इफेक्ट टू द सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल प्रपोजल फॉर एनी पीरियड के लिए सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल प्रपोजल देता है। इट इज़ सब्जेक्टेड टू ऑल द कंडीशन एप्लीकेबल टू द मनी बिल। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, मनी बिल के लिए जो जो कंडीशन होती है वो सारी क्या होती है इस टाइप के फाइनेंशियल बिल के लिए एप्लीकेबल होती है। अनलाइक और क्या होती है कंडीशन मनी बिल के लिए, फाइनेंस बिल के लिए, तो लास्ट लेक्चर आप देख सकते हैं, उसके अंदर डिटेल में हमने ये चीज़ें कवर की है। अनलाइक द अप्रोप्रिएशन बिल, द अमेंडमेंट्स रिजेक्ट करना हो या रिड्यूस करना हो, टैक्स हो गया, कैन बी मूव इन द केस ऑफ द फाइनेंस बिल। तो भाई फाइनेंस बिल के तरीके क्या है, खाली डिफरेंस इतना होता है, मनी बिल में कोई चेंजेस नहीं लिए जा सकते, बट अप्रोप्रिएशन बिल के अंदर क्या है, अनलाइक द अप्रोप्रिएशन में फाइनेंस बिल के अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं, जबकि अप्रोप्रिएशन बिल में अमेंडमेंट नहीं किए जा सकते। हमने ऑलरेडी लास्ट देखा, अभी लास्ट जो पढ़ा था हमने टॉपिक, तो उसी के अंदर देखा अप्रोप्रिएशन बिल में चेंजेस नहीं किए जाते, जबकि फाइनेंस बिल जब इंट्रोड्यूस किया जाता है ये वाला, तो इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। और यही लास्ट वाला जो स्टेज होता है, इस स्टेज में हम मेंबर कैन डिस्कस द मैटर रिलेटेड टू अ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्कस भी किया जा सकता है, लोकल ग्रीवांसेस उसको रिजॉल्व भी किया जा सकता है, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और कोई भी ऐसे मोनिटरी और फाइनेंशियल पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो वो उसके लिए गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो, इसीलिए इसको डिबेट डिस्कशन, जनरल डिस्कशन भी किया जा सकता है। और प्रोविजनल कलेक्शंस ऑफ द टैक्स एक्ट ऑफ 1931 है, टैक्स एक्ट ऑफ 1931 है, उसके अकॉर्डिंग क्या देखना होता है, फाइनेंशियल बिल मस्ट बी इनेक्टेड विद इन द 75 डेज। तो ये एक फैक्चुअल डिटेल हमें याद रखनी है भाई। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल कलेक्शंस ऑफ द टैक्स एक्ट ऑफ 1931 द फाइनेंशियल बिल मस्ट बी enacted within the 75 days
and the Financial Act legalizes the income side of the budget and complete the process of the enactment of the budget। और जैसे ये फाइनेंशियल बिल पास होता है तो बजट की जो पूरी प्रोसेस होती है वो भी क्या होती है, कहीं ना कहीं एंड होती है। तो अगर आपसे पूछे व्हाट आर द प्रोसीजर फॉर द इनेक्टमेंट ऑफ द बजट, तो ये 6 प्रोसीजर हमें लिख रही है जो हमने ग्रेटर डिटेल में देखी। सबसे पहले प्रेजेंट किया जाता है, जनरल डिस्कशंस होता है, उसके बाद डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमेटी उसको प्रॉपर डिटेल बाय क्लोज डिस्कस करती है, स्क्रूटिनाइज करती है, डिमांड फॉर ग्रांट पास की जाती है, इसमें मोशंस आती है अलग अलग टाइप की जो हमने देखी। फिर अप्रोप्रिएशन बिल हो गया, विड्रॉ करने के लिए बिल पास किया जाता है, फिर फाइनेंस बिल पास किया जाता है, और उसके बाद बजट की जो प्रोसीजर है वो क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। तो ये स्टेप हमें याद रखने हैं। ऑलराइट, इसके अलावा बात करें अदर कुछ ग्रांट की बात करते हो, अदर ग्रांट्स कौन कौन सी है, तो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की सबसे पहले बात करें। इसके बाद एडिशनल ग्रांट, एक्सेस ग्रांट, वोट ऑफ अकाउंट, एक्सेप्शनल ग्रांट, टोकन ग्रांट भी देखने को मिलती है। सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो ग्रांट की बात करते हैं। ग्रांट क्या होते हैं कि भाई बजट के अंदर हम जानते हैं ऑर्डिनरी एस्टिमेट होते हैं कि भाई कितनी इनकम है, कितना एक्सपेंडिचर होने वाले हैं वो वाले पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, उसका लेखा जोखा होता है। इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग टाइप की ग्रांट भी दी जाती है जो कि पार्लियामेंट देती है। अंडर कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और स्पेशल सर्कमस्टांसेस आ जाए तो ये सारी ग्रांट के थ्रू क्या है, वो सर्कमस्टांसेस को हैंडल किया जाता है। सबसे पहले होती है सप्लीमेंट्री ग्रांट। ये कैसी ग्रांट होती है, तो ये ग्रांट होती है तो इट इज़ ग्रांटेड व्हेन द अमाउंट ऑथराइज्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू द एप्रोप्रिएशन एक्ट फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर इज फाउंड टू बी इनसफिशिएंट। भाई एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए जो अमाउंट दिया था वो इनसफिशिएंट है, कब बढ़ गया पैसा, तो उसके लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट होती है। एडिशनल ग्रांट कब दी जाती है, कुछ एडिशनल एक्सपेंडिचर हो गए अपॉन सब न्यू सर्विस हो गए नॉट कंटेम्पलेटेड इन द बजट। भाई बजट में जो चीज़ें है नहीं पर कुछ एडिशनल ऐसे खर्चे हो गए तो उसके लिए एडिशनल ग्रांट भी दी जाती है। एक्सेस ग्रांट क्या होती है, when the money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for that service in the budget for that year। कि भाई बहुत पर्टिकुलर स्कीम के लिए लेट से पैसे दिए हैं 100 रुपीज़ से ज़्यादा खर्चा हो गया तो उसके लिए लेट से 110 खर्चा हो गया तो ये जो 10 रुपीज़ का लेके गए 10 रुपीज़ को क्या बोलते हैं, एक्सेस ग्रांट बोला जाता है। वोट ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं, तो वोट ऑफ क्रेडिट की बात करें तो इट इज़ ग्रांटेड फॉर मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड अपॉन द रिसोर्सेज ऑफ द इंडिया। कई बार क्या होता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड डिमांड हो जाती है, पैसों की रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वोट ऑफ क्रेडिट होती है। रिमेंबर इट इज़ लाइक अ ब्लैंक चेक गिवन टू द एग्जीक्यूटिव बाय द लोकसभा, हम बोल सकते हैं, क्योंकि वोटर अकाउंट क्या एक टाइप का ब्लैंक चेक है। जितना भी अमाउंट आपको अगर विड्रॉ करना है तो आप कर सकते हो ये अकाउंट्स के थ्रू, ये ग्रांट्स के थ्रू। क्यों, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड डिमांड क्रिएट हो गई, उसके लिए पैसे चाहिए, और अनएक्सपेक्टेड डिमांड गवर्नमेंट कुछ भी क्रिएट कर सकती है, होता है ना, कई बार मिसयूज़ होता है लॉस का, बस वही चीज़ है, तो वोटर अकाउंट उसको बोला जाता है। एक्सेप्शनल ग्रांट क्या होती है, तो इट इज़ ग्रांटेड फॉर द स्पेशल पर्पस के लिए फॉर्म्स नो पार्ट ऑफ द करंट सर्विस ऑफ एनी फाइनेंशियल, द स्पेशल पर्पस के लिए एक्सेप्शनल ग्रांट दी जाती है। और टोकन ग्रांट क्या होती है, तो इट इज़ ग्रांटेड व्हेन द फंड टू मीट द प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर ऑन अ न्यू सर्विस कैन बी मेड अवेलेबल बाय द री अप्रोप्रिएशंस। तो ये ग्रांट री अप्रोप्रिएशंस के थ्रू क्या होती है, इंट्रोड्यूस की जाती है। इसके अलावा डिमांड फॉर द ग्रांट ऑफ अ टोकन सर्विस सबमिटेड टू द वोट ऑफ द लोकसभा एंड इफ assented fund are made available. Reappropriation involves the transfer of the fund from the one head to the another. It does not involve any additional expenditure. Remember token grant does not involve any additional expenditure. और एक टाइप की कैसी है, ये ग्रांट की जाती है व्हेन द फर्स्ट टू मीट द प्रपोज एक्सपेंडिचर ऑन अ न्यू सर्विस पे क्या ये ग्रांट दी जाती है। तो आपको क्या क्या याद रखना है, खाली पता होना चाहिए कि अलग अलग टाइप की ग्रांटें हैं, वो भी क्या है कहीं ना कहीं मेंशन की गई है हमको बजट के अलावा। तो बजट के बस सिर्फ और सिर्फ क्या हो, इनकम और एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा ही नहीं होता है, इसके अलावा कुछ ग्रांट भी होती है, एडिशनल ग्रांट, ताकि कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उसको क्या किया जा सके, हैंडल किया जा सके, इसीलिए भी ये चीज़ें देखने को मिलती है। ऑलराइट, इसके अलावा अगर आप फंड की बात करें तो कौन कौन से फंड होते हैं, इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें होती है, जैसे कि 3 फंड है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्या है फंड, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो 3 टाइप के फंड प्रोवाइड करता है। ये तीनों टाइप के फंड कौन कौन से होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही आते हैं। गवर्नमेंट तो नहीं बोलूँगा पर
स्टेट के अंडर आते हैं, सब बोल सकते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 के अंदर आता है। इसके अलावा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 के अंदर ही ये भी आता है। उसके अलावा कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 267। तो ये तीनों आर्टिकल याद रख रहे हैं जो कि क्या बात करते हैं, अलग अलग फंड की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फंड यही है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अलावा पब्लिक अकाउंट और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इसे भी याद रख लेना है। सेम आर्टिकल है 266 दो के लिए और कंटीजेंसी के लिए 267 देखने को मिलता है। क्या होते हैं ये फंड, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट फंड है भाई। गवर्नमेंट की जितनी भी ऑल रिसिप्ट होती है, जितना भी पैसा क्या हो रहा है, जैसे लेट्स से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जितना भी पैसा आ रहा है वो क्या जाता है, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ज़्यादा जाता है। ऑल रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर क्रेडिटेड एंड ऑल द पेमेंट आर डेबिटेड। जितनी भी पेमेंट है यानी कि पैसा जा रहा है वो भी कहाँ से जाता है, मोस्टली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही से ही जाता है। तो सारी रिसिप्ट आ रही है वो भी इसमें जाती है और सारा एक्सपेंडिचर है वो भी कहीं ना कहीं क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। इन अदर वर्ड अगर हमें बोलना है तो हम बोल सकते हैं ऑल द रिवेन्यूज रिसीव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल द लोन रेज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल द लोन रेज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय द इशुएंस ऑफ द ट्रेजरी बिल हो गया, लोन्स हो गया, वेज एंड द बीस एडवांसेस, सारी चीज़ें इसी में से विड्रॉ की जाती है और ऐड की जाती है। ऑल द मनी रिसीव बाय द गवर्नमेंट इन द रीपेमेंट ऑफ द लोन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये सारी चीज़ें क्या है, कंसोलिडेटेड फंड के अंदर ही आती है। गवर्नमेंट का अकाउंट बोल सकते हैं आप। And all the legally authorized payment on the behalf of the government of India are made out of this fund and no money out of this fund be appropriated, यानी कि इशू की जाती है, विड्रॉल की जाती है, एक्सेप्ट इन द अकॉर्डेंस विद द पार्लियामेंट्री लॉ। जो हम पढ़ चुके हैं, इसमें से 1 रुपया भी निकालना है तो उसके लिए पहले क्या है, अप्रोप्रिएशन बिल पास करो। तो इसमें से 1 भी रुपया निकालना है तो उसके लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए, पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। पार्लियामेंट का अप्रूवल का वही क्या हुआ, कहीं ना कहीं क्या चाहिए, बिल पास करना होगा। वोट के थ्रू क्या है, बिल पास करना होगा, तभी पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिलेगा, उसी को बोलते हैं, और तभी पैसा जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वैसे निकाला जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें फंड देखने को मिलता है। इसके अलावा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की बात करें जो सेम आर्टिकल 266 के अंदर आता है, तो ऑल द अदर पब्लिक मनी अदर देन दोज कवर इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रिसीव बाय ऑल और बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी क्रेडिटेड टू द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। भाई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जो चीज़ें क्रेडिट नहीं होती है, उनमें से जो छोटी मोटी कुछ चीज़ें बच जाती है वो सब किस पे आती है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में आती है। क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे प्रोविडेंट फंड का पैसा हो गया, पीएफ हो गया, जुडिशियल डिपॉजिट हो गया, सेविंग बैंक डिपॉजिट हो गया, डिपार्टमेंटल डिपॉजिट हो गया, कुछ रेमिटेंसेस आ गए। ये सारी चीज़ें क्या है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर डिपॉजिट की जाती है। और ये अकाउंट जो है वो ऑपरेट किया जाता है सिंपली एग्जीक्यूटिव एक्शंस यानी गवर्नमेंट के अंडर, और मोर और लेस ये अकाउंट होता है। और इसमें से पैसे निकालने तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि इसमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। और इसमें जो पेमेंट होता है, सच पेमेंट आर मोस्टली इन द नेचर ऑफ द बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के रूप में पेमेंट इसमें होती है पब्लिक अकाउंट के अंदर। ऑलराइट, इसके बाद अगर कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया की बात करें, याद रखना ये गवर्नमेंट के अंडर है, ये गवर्नमेंट के अंडर नहीं है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। लास्ट फंड की बात करें हम, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 267 के अंदर देखने को मिलता है। ये कैसा है, तो भाई कोई ऐसी कंटीजेंसी हो गई, कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, तो ये इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ये फंड बनाया गया है जिसको बोलते हैं कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये फंड जो है वो किसके अंडर होता है, प्रेसिडेंट के अंडर होता है ऑन पेपर। बाकी एक्चुअल में ये जो होता है वो फाइनेंस सेक्रेटरी के अंदर डायरेक्टली काम करता है, यानी इन शॉर्ट हो गया हम बोल सकते हैं एग्जीक्यूटिव के अंदर अंडर होता है ये फंड प्रेसिडेंट के ऑफिशियली, पर एक्चुअल में फाइनेंस सेक्रेटरी जो कि एग्जीक्यूटिव का पार्ट है तो उन्हीं के अंडर ये फंड देखने को मिलता है। कुछ ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती तो उसके लिए फंड जो है इसका यूज़ किया जाता है। इसके अंदर जो अमाउंट है वो डिटरमाइन किया जाता है बाय द लॉ आर द पेड हो गया फ्रॉम द टाइम टू टाइम। इसमें से क्या है, लॉस के थ्रू फंड निकाला भी जाता है, जमा भी कराया जाता है। एंड द पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया था, पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया था एक कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट इनेक्ट किया था 1950 के अंदर, तब से ये फंड बनाया गया है। प्रेसिडेंट के अंदर होता है अनफोर्सिड कुछ इमरजेंसी सिचुएशन हो उसके लिए फंड बनाया गया ताकि इसमें से पैसे निकाल के यूज़ किए जा सके। ऑलराइट, तो ये था हमारा फंड कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो अगर फंड पूछे तो 3 टाइप के फंड हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट 266,
जो कि क्या होता है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बिना इसमें से 1 रुपया भी निकालना नहीं जा सकता। पब्लिक अकाउंट आर्टिकल 266 ये गवर्नमेंट के अंडर ही होता है, गवर्नमेंट इसमें से कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आर्टिकल 267 कंटीजेंसी फंड, ये भी कहीं ना कहीं क्या है, प्रेसिडेंट के अंडर होता है। और एक्चुअल फाइनेंस सेक्रेटरी जो कि एग्जीक्यूटिव का पार्टी है, यानी इनडायरेक्टली ये भी गवर्नमेंट के अंडर ही होता है। तो ये है 3 तरह के फंड जो हमें याद रखने हैं। ऑलराइट, तो अब आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। मेरी आवाज़ भी प्रॉपर नहीं आ रही होगी आपको, सॉरी फॉर दैट। प्लीज़ साइन कर लिया आज के लेक्चर्स में। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक अच्छी वॉइस के साथ, क्लियर कट वॉइस के साथ। ऑलराइट, तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी हो, कन्फ्यूज़न क्लियर हुई हो और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक और शेयर करना ना भूलिए इस वीडियो को, अगर अच्छा लगा हो, कुछ इंप्रूवमेंट आया हो। ऑलराइट, तो मिलते हैं इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है चैप्टर 1 to 22 और 23 में भी यहाँ तक, तो प्लीज़ आप इंडियन पॉलिटी की, कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। रिफ़र कर सकते हैं आप उसको और देख सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।